नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल हब ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग UGC नेट JRF एग्जाम जो कि फरवरी 2023 में हुआ था उससे संबंधित 15 सवालों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1, सर हंस सोलोन्स कलेक्शन विच बिकेम द फाउंडिंग कलेक्शन ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम मेनली डील्स विद फर्स्ट आर्काइवल मटेरियल्स, सेकंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, थर्ड नेचुरल हिस्ट्री, फोर्थ आर्कियोलॉजी। हिंदी वालों के लिए सर हैंस सेलोन का संग्रह जिससे ब्रिटिश संग्रहालय बना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला पुरालेखीय सामग्री, दूसरा कला एवं शिल्प, तीसरा प्राकृतिक इतिहास और चौथा पुरातत्व विज्ञान। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, जिन लोगों ने इसका आंसर 3 लगाया है उनका आंसर सही है, क्योंकि सर हैंस सेलोन जो थे वो एक आयरिश एंग्लो फिजिशियन, नेचुरलिस्ट और कलेक्टर थे और इन्हीं का लगभग 71,000 आइटम्स जो था वो ब्रिटिश म्यूजियम को जाता है, ब्रिटिश लाइब्रेरी को जाता है और नेचुरल हिस्ट्री लंदन को जाता है। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि ब्रिटिश संग्रहालय है जो है ब्रिटिश म्यूजियम, वो मेनली कहा जाए तो सर हैंस सेलोन्स के नेचुरल हिस्ट्री के जितने जो उनके कलेक्शन थे उन पे ये बना हुआ है या उनसे रिलेटेड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल मेंबरशिप एसोसिएशन फॉर दोज वर्किंग इन द म्यूजियम फील्ड? फर्स्ट अमेरिकन अलायंस ऑफ म्यूजियम, सेकंड म्यूजियम एसोसिएशन यूके, थर्ड आईकॉम, फोर्थ म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हिंदी वालों के लिए संग्रहालय के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम पेशेवर सदस्यता वाला एसोसिएशन था? पहला अमेरिकन अलायंस ऑफ म्यूजियम्स, दूसरा म्यूजियम एसोसिएशन यूके, तीसरा आईकॉम और चौथा म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आपका टाइम स्टार्ट होता है ये। इसका सही जवाब आता है ऑप्शन 2, म्यूजियम एसोसिएशन यूके। तो हम लोग इसका देखते हैं टाइम पीरियड। तो अमेरिकन अलायंस ऑफ म्यूजियम्स जो है इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और म्यूजियम एसोसिएशन यूके की बात करते हैं तो इसका स्थापना 20 जून 1889 को हुआ था। आईकॉम की बात करते हैं तो आईकॉम को 1946 जो कि हमारे इंडिया के आज़ाद होने से 1 साल पहले, और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम और माई की बात करते हैं तो ये आईकॉम के लगभग 2 साल और पहले 1944 में ही बन चुका था। तो इस प्रकार से देखते हैं कि सबसे पहले आता है 1889 म्यूजियम एसोसिएशन यूके। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट पब्लिक म्यूजियम? फर्स्ट लुव्र म्यूजियम फ्रांस, सेकंड एस्मोलेन म्यूजियम यूके, थर्ड हर्मिटेज म्यूजियम रसिया, फोर्थ ब्रिटिश म्यूजियम यूके। हिंदी वालों के लिए निम्नलिखित में से किसको सर्वप्रथम सार्वजनिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? लुव्र संग्रहालय फ्रांस, दूसरा एस्मोलियन संग्रहालय यूके, तीसरा हर्मिटाज संग्रहालय रूस और चौथा ब्रिटिश संग्रहालय यूके। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, इसका सही जवाब है एस्मोलियन संग्रहालय यूके या एस्मोलियन म्यूजियम यूके। जिनका 2 है वो सही कर ले। पर हम लोग बात करते हैं लुव्र म्यूजियम का, तो ये जो है 10 अगस्त 1793 से ये स्टार्ट हो जाता है। एस्मोलियन की बात करते हैं तो 1683 में ये एस्टेब्लिश होकर रन करता है। अगर हर्मिटाज की बात करते हैं तो 1764 और ब्रिटिश म्यूजियम की बात करते हैं तो 7 जून 1753। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। कभी कभी हो सकता है इसका क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है, तो इसको जरूर से जरूर नोट कर ले। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, द वर्ड गैलेरिया अपीयर्ड टू एक्सप्रेस द म्यूजियम कॉन्सेप्ट इन द फर्स्ट 16th century, सेकेंड 14th century, थर्ड 18th century और फोर्थ
15th सेंचुरी। हिंदी वालों के लिए गैलेरिया शब्द संग्रहालय की अवधारणा को व्यक्त करने के लिए किस शताब्दी में प्रयुक्त किया गया था? पहला 16वीं शताब्दी, दूसरा 14वीं शताब्दी, तीसरा 18वीं शताब्दी और चौथा 15वीं शताब्दी। चलिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 16th सेंचुरी में गैलेरिया वर्ड जो है ये म्यूजियम कॉन्सेप्ट में आ चुका था और यहाँ से ही हम लोग देखते हैं कि गैलरी शब्द का यूज होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहा जाए तो दीर्घा बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, एंटोमोलॉजिकल बोर्ड इज ए डिवाइस यूज टू अरेंज फर्स्ट फिश, सेकेंड एम्फीबियंस, थर्ड इंसेक्ट्स और फोर्थ रेप्टाइल्स। हिंदी वालों के लिए कीट विज्ञान संबंधी बोर्ड निम्नलिखित में से किसे व्यवस्थित करने में प्रयुक्त किया जाता है? पहला मछली, दूसरा उभयचर, तीसरा कीट और चौथा सरीसृप। टाइमर स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन 3 इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को सजाने के लिए, उनको अरेंज करके रखने के लिए हम लोग एंटोमोलॉजिकल बोर्ड का प्रयोग करते हैं। और अगर हिंदी वाले जो हैं उनको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि कीट विज्ञान संबंधी, कीट विज्ञान, तो यहाँ से इसका जो वर्ड है वो सेम मैच कर रहा है। तो ये हिंदी इंग्लिश को अगर हमेशा एग्जाम में दोनों को एक बार देख ले तब जाके आंसर मिला है और इससे क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा इजी भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये एक प्रकार का एंटोमोलॉजिकल बोर्ड है जिसमें हर एक कीड़े मकोड़े को यहाँ पे सजाया गया है, उनको डिस्प्ले किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एंटिक ज्वेलरी मेड ऑफ प्रीशियस मेटल हैज हाई वैल्यू ड्यू टू फर्स्ट रेयर एंड एक्सोटिक design and inherent value of material, second reputation and fame of its earlier owners, third demand by the international auction house, fourth mortgage value of it to museum during financial crisis। हिंदी वालों के लिए बेशकीमती धातु से निर्मित प्राचीन आभूषणों का निम्नलिखित में से किस कारण से उच्च मूल्य होता है? पहला दुर्लभ एवं उत्कृष्ट डिजाइन और धातु की अंतर्निहित मूल्य के कारण, दूसरा इसके पूर्व स्वामियों की प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्धि के कारण, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय नीलामी घड़ों की मांग के कारण और चौथा वित्तीय संकट के दौरान संग्रहालय के लिए इसके बंधक मूल्य के कारण। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके जो रीजन दिए गए हैं, पहला तो बताया जा रहा है कि ये जो डिजाइन है वो रेयर एंड एक्सोटिक है एंड ये एक इनहेरेंट वैल्यू रखता है उस मटेरियल का, पहला। दूसरा है कि रेपुटेशन ऑफ फेम ऑफ इट्स अर्लियर ऑनर। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जा रहा है क्योंकि किसी भी ऑनर के आधार पर वस्तु का वैल्यू अभी मॉडर्न टाइम में हो रहा है, मगर ये म्यूजियम के टर्म में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अगर किसी हीरो का ऑटोग्राफ मिल जाता है तो उस चीज का वैल्यू हाई हो जाता है, उस थिंग्स का वैल्यू हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑनर है वो काफी फेमस है। तो यहाँ पे म्यूजियम के आधार पर इसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरा है डिमांड बाय द इंटरनेशनल ऑक्शन हाउस। और ऑक्शन हाउस का डिमांड किसी भी चीज का हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कोई भी पर्सन किसी चीज का कितना डिमांड रख रहा है। म्यूजियम में ये अप्लाई नहीं होगा। और चौथा है कि मॉर्गेज वैल्यू ऑफ इट्स म्यूजियम ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण जो संग्रहालय में कोई चीज रखा गया तो उसके बंधक मूल्य के रूप में, तो यहाँ पे वैसा कोई चीजें नहीं आएगी। यहाँ पे पहला जो है ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, ये ऑथेंटिक रीजन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not a criterion used for authentication of objects? First, price, second, style, third, provenance, fourth, period। हिंदी वालों के लिए वस्तुओं के प्रमाणीकरण हेतु प्रयोग किया जाने वाला मानदंड निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पहला मूल्य, दूसरा शैली, तीसरा उद्गम स्थल और चौथा काल। यहाँ पे आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1। जिन लोगों ने लगाया वो उनका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि नॉट कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि अगर जहाँ नहीं वाला हो तो उसको, अगर नेट एग्जाम में जो रफ पेपर मिलता है उसको क्वेश्चन नंबर के साथ वहाँ पे नो लिख दीजिए कि यहाँ पे नो का काम करना है। हमेशा क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं, और नॉट के जगह पे यहाँ पे बाकी तीनों जो है ये क्राइटेरिया का रूप में यूज होता है। ये ऑथेंटिकेट जब भी ऑब्जेक्ट का ऑथेंटिकेशन किया जाता है, मगर प्राइज का यहाँ पे कोई रूल नहीं है, ये क्राइटेरिया में नहीं आता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखने में ये हेल्प करेगा जब आप उसको कॉपी पे लिख लीजिएगा। इसका सही जवाब होगा प्राइज। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। Question number 8. You own antique coins and are appointed in charge of numismatics collection at a museum. What is ethically right for you? First, donate your collection to the museum. Second, disclose about your coin collection to the employer. Third, sell your collection to the museum. और fourth, exchange it with that of the employer. हिंदी वालों के लिए, आप प्राचीन सिक्कों के मालिक हैं और आपको संग्रहालय में मुद्रा शास्त्रीय संग्रह का प्रभारी नियुक्त किया गया है। नैतिक रूप से आपके लिए क्या उचित है? पहला, अपने संग्रह को संग्रहालय को दान दे देना। नियोक्ता के समक्ष अपने सिक्के के संग्रह के बारे में बता देना। तीसरा, अपने संग्रह को संग्रहालय को बेच देना। चौथा, इसका उस नियोक्ता से विनिमय कर लेना। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पे जब भी आपके पास पहले से क्वाइंस है और आपको क्वाइंस का ही कलेक्शन का या न्यूमिस्मेटिक कलेक्शन का ही अगर आपको इंचार्ज घोषित कर दिया जाता है, तो वैसे कंडीशन में अगर आप जब इंचार्ज से हटिएगा और आपके पास पहले से जो कॉइन कलेक्शन है उसके आधार पर आपको बोला जा सकता है कि आपने उस कॉइन को म्यूजियम से चुराया है। तो जैसे ही आप वहाँ पे पहले बन रहे हैं, उसके इंचार्ज का आपको पोस्ट मिल रहा है, वैसे कंडीशन पहले ही आपको डिक्लेयर कर देना होगा कि आपके पास पहले से ये सारे कॉइन कलेक्शन है जो कि मेरा अपना है और ये इससे म्यूजियम का कोई लेना देना नहीं है। डोनेट योर कलेक्शन टू द म्यूजियम, इसकी बात ही नहीं करना है। भाई मेरा कलेक्शन है तो हमको मन करेगा तब डोनेट करेंगे। यहाँ पे वो एथिकली राइट की बात ही नहीं आ रही है, वो एथिकली राइट में ये चीज़ ऐड ही नहीं होगा क्योंकि मेरी चीज़ है। अब एथिकल के रूप में अगर हम उसको अच्छे से म्यूजियम के बजाय हम अच्छे से संग्रह करके उसको रख रहे हैं, कलेक्शन उसको अच्छे से उसको केयर कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तो वहाँ पे डोनेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। दूसरा है कि अपने कलेक्शन को सेल कर देना म्यूजियम को, तो सेम कंडीशन यहाँ पे ही आ रहा है कि हमारे पास अच्छे से अगर उसका केयर हैंडलिंग हो रहा है तो हम डोनेट क्यों करें, सेल क्यों करें या वहाँ से एक्सचेंज ही क्यों करें। ये तीनों बात यहाँ पे लागू हो ही नहीं रही, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। Question number 9. Disposal of art object means first, augmentation of collection. Second, properly store the objects. Third, physical removal of the objects. Fourth, loaning the objects. हिंदी वालों के लिए कला वस्तुओं के निस्तारण का अर्थ है पहला, संग्रहों का संवर्धन। दूसरा, वस्तुओं का उचित भंडारण। तीसरा, वस्तुओं को भौतिक रूप से हटा देना। और चौथा, वस्तुओं को ऋण देना। चलिए आप लोग का टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, फिजिकल रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्पोजल की बात किया जा सकता है या डिस्पोजल ऑफ आर्ट्स को हम लोग डीएक्सेक्शनिंग भी बोलते हैं, डीएक्सेक्शनिंग भी बोलते हैं। वैसे कंडीशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को पूरी की पूरी तरीके से उसको हटा देते हैं, तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं संग्रह का संवर्धन, तो इसको कहा जाता है आपको कलेक्शन करना या कह सकते हैं कि एक्विजिशन करना। तो यहाँ पे एक्विजिशन में हम लोग कलेक्शन इकट्ठा करते हैं जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसका, और स्टोरेज में स्टोर का जब बात आता है तो इस प्रोसेस को स्टोरेज बोलते हैं। और ये लोन का प्रोसेस तो आप लोग जानते ही होंगे। तो आई होप आपको ये सारे टर्म समझ में आएंगे, इसमें ज़्यादा का कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। ये थोड़ा सा बात को क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द गेटी आर्ट हिस्ट्री इंफॉर्मेशन प्रोग्राम रिलेट्स विथ फर्स्ट AITF, सेकेंड CHIN,
थर्ड GAHI, 4 AHIP। हिंदी वालों के लिए गेटी कला इतिहास सूचना कार्यक्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन पहले वाला, इसमें कोई ऑप्शन में बदलाव नहीं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ग्लोबल हेल्थ एडवोकेसी इनक्यूबेटर। सॉरी फॉर दैट ऐसे राइटिंग के लिए, क्योंकि मेरा जो पैड है उस पर हमको समझ में नहीं, मतलब अभी तक हाथ बैठा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और लास्ट आता है AHIP, तो ये इसका फुल फॉर्म है आर्ट हिस्ट्री इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपको सीधा सा आंसर यहीं पे मिल जाता है। यहाँ पूछ रहा आर्ट हिस्ट्री इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, बस यहाँ पे G लगा दिया जाता है तो GAHIP हो जाता, तो वो कहलाता है गेटी आर्ट हिस्ट्री इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, बस इसमें गेटी नहीं लगा हुआ है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन CIDOC CRM मीन्स फर्स्ट conceptual reference model, second computerized reference model, third classified reference model, fourth cataloging reference model। CIDOC CRM में CRM का अर्थ है वही ऑप्शन जो पहले मैं बोला, कॉन्सेप्चुअल रेफरेंस मॉडल, कंप्यूटराइज्ड रेफरेंस मॉडल, क्लासिफाइड रेफरेंस मॉडल और चौथा कैटलॉगिंग रेफरेंस मॉडल। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए इसका आंसर जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि CIDOC CRM होता क्या है। तो ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स ग्रुप है जो कि आईकॉम के अंडर आता है, और ये इसमें कहा जाए तो म्यूजियम डॉक्यूमेंटेशन या म्यूजियम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज होता है उसको आपस में शेयर करने की बात होती है। और यहाँ पे CIDOC का मतलब नॉर्मली वो कंप्यूटराइज चीजें हैं, और इसका मतलब CRM का मतलब हो जाता है कॉन्सेप्चुअल रेफरेंस मॉडल, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड ऑफ म्यूजियम कलेक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप? फर्स्ट लोन रजिस्टर, सेकेंड एक्सेशन रजिस्टर, थर्ड मूवमेंट रजिस्टर, फोर्थ कैटलॉगिंग कार्ड। हिंदी वालों के लिए स्वामित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन संग्रहालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख है? पहला ऋण रजिस्टर, दूसरा अधिग्रहण रजिस्टर, तीसरा स्थानांतरण रजिस्टर और चौथा कैटलॉग कार्ड। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 एक्सेशनिंग रजिस्टर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका म्यूजियम में आता है तो म्यूजियम में आने के बाद उसको क्या किया जाता है, एक्सेशन रजिस्टर पर चढ़ाया जाता है। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट की मार्किंग की जाती है और उस ऑब्जेक्ट को एक नंबर दिया जाता है। तो ये एक्सेशन रजिस्टर में उस ऑब्जेक्ट का नंबर होता है और इससे पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसके ऑनरशिप में है, वो म्यूजियम के कलेक्शन में है या नहीं है। तो सबसे पहला रिकॉर्ड यही होता है। लोन रजिस्टर लोन जिसको दी है उसके बारे में बात करता है। मूवमेंट रजिस्टर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह या तो किसी एग्जीबिशन के लिए ले जाते हैं
या किसी को लोन देते हैं तो वैसे वाले मूवमेंट रजिस्टर का यूज होता है। और कैटालॉगिंग कार्ड आपका नॉर्मली जनरली आपके म्यूजियम में यूज होता है। तो इससे आपका पता नहीं चलता कि इसमें सारे डिस्क्रिप्शन नहीं होते हैं, मगर एक्सेशनिंग रजिस्टर में आपका ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हर एक चीज वहां पे अवेलेबल होती है और इससे उस ऑब्जेक्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी चीजें उसमें पहले से अप्लाई की गई होती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये ऑनरशिप के लिए जो सबसे मेन रिकॉर्ड है वो आपका एक्सेशन रजिस्टर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द मेन फोकस ऑफ डायडेक्टिक एग्जीबिशन इज फर्स्ट लर्निंग, सेकंड एंटरटेनमेंट, थर्ड एस्थेटिक प्लेजर, फोर्थ इमेज बिल्डिंग। हिंदी वालों के लिए शिक्षात्मक प्रदर्शनी का मुख्य फोकस निम्नलिखित में से किस पर होता है? पहला अधिगम, दूसरा मनोरंजन, तीसरा सौंदर्य परक आनंद और चौथा छवि निर्माण। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 लर्निंग। डिडैक्टिक एग्जीबिशन को जो अगर हिंदी वाले हैं उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि शिक्षा से रिलेटेड है, मतलब अधिगम होगा। ठीक है। और हम लोग इसको सिस्टमैटिक एग्जीबिशन भी इसको बोल सकते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं इंटरटेनमेंट का, तो ये म्यूजियम का जो 3E फॉर्मूला होता है वो 3E का फॉर्मूला पे ही ये पहला एक E हो जाता है आपका एग्जीबिशन, सेकेंड E हो जाता है एजुकेशन और तीसरा E हो जाता है इंटरटेनमेंट। इसके 3 वर्क फॉर्मूले में म्यूजियम के। तो ये म्यूजियम का तो डिस्प्ले का तो ये काम ही है उसके एग्जीबिशन का। एस्थेटिक प्लेजर यहाँ पे वही आ जाएगा। तो ये आर्ट हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाता है, आर्ट एग्जीबिशन से। आर्ट एग्जीबिशन में उसको देखा जाता है कि उसका बड़ा फोकस होता है कि सौंदर्य परक आनंद आए, साथ आदमी को देख के वहाँ की सुंदरता को देख के, उस पेंटिंग्स की खूबसूरती को देख के खुश हो जाए और उस वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर पाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमेटिक एग्जीबिशन? फर्स्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन, सेकेंड टाइप्स ऑफ बर्ड, थर्ड इंडियन बुद्धिस्ट आर्ट एग्जीबिशन, फोर्थ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। हिंदी वालों के लिए सुव्यवस्थित सिस्टमेटिक प्रदर्शनी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा पक्षियों के प्रकार, तीसरा भारतीय बौद्ध कला प्रदर्शनी, पर्यावरण प्रदूषण। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब होगा टाइप्स ऑफ बर्ड, क्योंकि टाइप्स ऑफ बर्ड जो है ये एक प्रकार से सिस्टमैटिक एग्जीबिशन जो होता है वो आपका सिंपली जूलॉजिकल या जूलॉजी से जो भी रिलेटेड एग्जीबिशन होते हैं उसमें यूज होता है। वैसे एग्जीबिशन को सिस्टमैटिक एग्जीबिशन बोलते हैं। और यहाँ पे बर्ड्स के ट्रांसफॉर्मेशन, इवेल्युएशन, कैटेगरी वाइज इसमें उसको सिस्टमैटिक ढंग से सजाया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग रोट हैंड्स ऑन एग्जीबिशन मैनेजिंग इंटरेक्टिव म्यूजियम एंड साइंस सेंटर? पहला गैरी एडसन, सेकेंड रॉजर माइल्स, थर्ड एलन हूपर ग्रीनहिल और चौथा टिम कॉल्टन। हिंदी वालों के लिए हैंड्स एग्जीबिशन मैनेजिंग इंटरेक्टिव म्यूजियम्स एंड साइंस सेंटर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पहला गैरी एडसन, दूसरा रोजर मिल्स, तीसरा एलन हूपर ग्रीनहिल और चौथा टिम कॉल्टन। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब होगा टिम हॉल्टन। टिम हॉल्टन ने ही ये बुक लिखा है, हैंड्स ऑन एग्जीबिशन मैनेजिंग इंटरेक्टिव म्यूजियम एंड साइंस सेंटर। ये बुक हमारे टेलीग्राम चैनल हब ऑफ हम पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हम लोग बात करते हैं गैरी एडसन का, तो गैरी एडसन का बुक का नाम है हैंडबुक ऑफ, कंफ्यूज नहीं होना है, हैंडबुक ऑफ म्यूजियम्स। अगर हम लोग बात करते हैं रॉजर माइल्स का, तो इनका बुक का नाम है टुवर्ड्स द म्यूजियम ऑफ
फ्यूचर। और बात करते हैं आइलिन हूपर ग्रीनहिल का, तो ये इनके लिए, ये तो म्यूजियम के बुक के लिए काफ़ी फेमस है। इनका एक बुक नहीं, ढेर सारे बुक, म्यूजियम से रिलेटेड अधिकतर बुक इन्होंने लिखे हैं, पब्लिश किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और आप लोग को वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, क्या क्या चीज़ें मुझे सुधार करनी होगी, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग फेज है वीडियो बनाने का और इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, काफ़ी गलतियाँ भी हो रही है। और वो सब आप पहले से बताते चलेंगे कमेंट सेक्शन में, तो हो सकता है मैं आगे से उसको सुधार करते चलूँ, जिससे आपको कम समय में अच्छे कंटेंट मिलते रहें। अभी मेरा प्रैक्टिस सिर्फ ये PYQ पर है, मैं सोच रहा हूँ आगे की भी वीडियो बनाऊँगा, तो इसके लिए आप थोड़ा सजेशन देते रहें। और इस PYQ से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य करें। धन्यवाद।